वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ में शुरू कर रही हूँ रखेल पार्ट 27। पाशा की गैंग को कबीर दादा की गैंग में जम हुए 5वां दिन था। पाशा ज़्यादातर कबीर दादा की कोठी ही में गुजारता था। अलबत्ता कबीर दादा की घर आमद के बाद वो आवारा गर्दी करने निकल जाता था। एक दिन अपनी कार के ख़राब होने की वजह से वो कबीर दादा की कार साथ ले गया था। इस रात को वो खासी देर लगाकर वापस लौटा था। कार गैराज में खड़ी करके वो कमरे में सोने चला गया। रात गए सोने के बाद बावजूद वो सुबह सवेरे ही जाग गया था। कबीर दादा के जाने का वक्त करीब आया तो वो बाहर लॉन में आ गया, मगर मुकर्ररा वक्त पर कबीर दादा बाहर ना निकला। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो बेचैन होकर कबीर दादा के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। आ जाओ की आवाज़ सुनते ही वो अंदर दाखिल हुआ। कबीर दादा शब ख्वाबी के लिबास में सोफे पर बैठा खबरें सुन रहा था। उसका मूड काफ़ी खुशगवार था। तनाउश इसके साथ ही बैठी थी। आइए भैया, पाशा को देखते ही मोहब्बत पाश लहजे में बोली। आज देर से जाने का इरादा है दादा? पाशा ने नशस्त संभालते हुए पूछा। तनाउश इसके लिए थर्मस से चाय उंडेलने लगी थी। कबीर दादा ने मुंह बनाते हुए कहा, कहाँ यार, तुम्हारी बहन के निराले मंसूबे होते हैं। आज जुमा का दिन है और पूरा दिन मोहतरमा ने मेरे साथ गुजारना है। ऐसे ज़िद तो नहीं करते गुड़िया। पाशा फ़ौरन तनावुश को समझाने लग गया। ज़िद तो नहीं की भैया, आप खुद इंसाफ करें। हफ्ते में एक दिन तो मेरा भी बनता है ना। अच्छा ठीक है, पाशा के कुछ कहने से पहले कबीर दादा ने कहा, इसकी बात मान ली, मगर इसने काफ़ी दिन पहले एक वादा किया था, अब वो पूरा नहीं कर रही। कोई वादा वगैरह नहीं किया था। तनाउश ने इनकार में सर हिलाया। इसके चेहरे पर हया की सुर्खी दौड़ गई थी। पाशा ने बादिल ख्वास्ता पूछा, कैसा वादा, मुझे भी कोई बताए। याद है इखलाक हुसैन के घर तकरीब में मोहतरमा मेरे साथ गई थी। उस वक्त उसने मुझे मोबाइल फ़ोन पर पैगाम भेजा था कि उसी वक्त वापस घर चलने पर ये किसी लौंग इलायची वाले गाने पर मुझे रक्स करके दिखाएगी। अब कल ही मैंने बख्श के मोबाइल में ये गाना सुनते देखा। बस उसे कहा कि मेरे मोबाइल में भी वो गाना डाल दे। अब सुबह से इसे वही कह रहा हूँ कि गाना मैं ले आया हूँ, अब रक्स इसने करना है। वो हया आलूद लहजे में बोली, भैया ऐसे तंग ही ना किया करो मुझे। कबीर दादा तुरंत बोला, खाओ कसम, तुमने ऐसा पैगाम नहीं लिखा था। वो तो मैं मजाक कर रही थी। तनाउश जवाब देते हुए हकला गई थी। ये मसला आप लोग निपटाए, मैं चलता हूँ। पाशा मायूस अंदाज में वहाँ से बाहर निकल आया। इसी दौरान ड्राइवर शहजाद इसके पास पहुँच गया। दादा, कार की चाबी तो दे दे। अजीम साहब बता रहा है कि आज कबीर दादा ने कहीं नहीं जाना, तो मैंने सोचा कार की सर्विस ही करा लूँ। कल वक्त निकाल कर करा लेना, फ़िलहाल चाबी मेरे पास रहने दो, मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। पाशा ने चाबी इसके हवाले नहीं की थी। वो जी दादा कहकर वापस मुड़ गया। शाम को कबीर दादा तनाउश को इसकी माँ से मिलवाने ले गया। उस वक्त पाशा ड्राइंग रूम में ही मौजूद था। उन्हें तैयार होकर जाते देखकर पाशा फ़ौरन कार को गैराज से निकाल कर ले आया था। कबीर दादा ने मुहाफिजों को साथ ले जाने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। इनके घर से निकलते ही पाशा भी अपनी कार लेकर निकल आया। पता नहीं खराब खड़ी कार कैसे ठीक हो गई थी। इसका रुख साहिल वाले अड्डे की तरफ था। एक मखसूस जगह पर पहुंचकर उसने मोबाइल फ़ोन निकाल कर कबीर दादा का नंबर मिलाया। क्या बात है पाशा, उसने कॉल वसूल करते हुए पूछा। वो तेज़ लहजे में बोला, दादा बड़ी गड़बड़ हो गई है। आप फ़ौरन साहिल वाले अड्डे पर पहुँचे। मगर कबीर दादा की बात को काटते हुए उसने बेसब्री का इजहार किया। आप जल्दी तशरीफ़ लाइए, फिर वापस चले जाना, अब तफसील बताने का वक्त नहीं है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। कबीर दादा ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। आधे घंटे बाद उसे दूर से कबीर की कार आती दिखाई दी। इस जगह लोगों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। वो तैयार होकर बैठ गया। कबीर दादा की कार लम्हा ब लम्हा करीब आ रही थी। दूरबीन निकाल कर उसने कार में कबीर दादा के अकेला होने की तसल्ली कर ली थी। और फिर वहाँ मौजूद लोग एक हौलनाक धमाके की आवाज़ सुन रहे थे। काले रंग की मर्सिडीज़ कई गज़ फ़िज़ा में उछलकर टुकड़े टुकड़े हो गई थी। कार में मौजूद अकेला वजूद गोश्त के टुकड़ों की सूरत में कार के टुकड़ों के साथ ही बिखर गया था। पाशा ने अफसरदा नज़रों से कार को देखा और मोबाइल फ़ोन निकाल कर इखलाक हुसैन को नंबर मिलाने लगा। उसने कॉल वसूल करने
में ज़रा भी देर नहीं लगाई थी। बहुत बहुत अफसोसनाक खबर है शाहजी, कबीर दादा की कार धमाके से उड़ा दी गई है और बदकिस्मती से वो इस वक्त कार ही में मौजूद थे। जिसे जैसे ही ये खबर आप तक पहुंचती है फ़ौरन मेरे पास आकर मुझे बज़ात खुद मतला करना। सच खुशी से इखलाक हुसैन की बाछें खिल रही थी। हाँ हाँ शाहजी, मेरा सरपरस्त, मेरा उस्ताद, मेरा बड़ा नहीं रहा। पाशा ने राब्ता मुनक़ता किया और कार का रुख एक मखसूस जानिब मोड़ दिया। कबीर दादा की कोठी में तमाम गैंगस्टर्स अपनी बेगमात वगैरह के साथ जमा थे। तनाविश को भी पाशा घर से ले आया था। कबीर दादा की मौत की खबर सुनने के बाद वो गुमसुम सी थी। मुख्तलिफ औरतों ने ताज़ियत के बहाने उसे मुखातिब करने की कोशिश की थी, मगर किसी की बात का जवाब दिए बगैर वो खाली खाली नज़रों से तमाम को देखती रही। फरहाना भी मखमूम सूरत लिए हुए वहीं मौजूद थी। ज़िंदगी में पहली बार उसे तनाउश से हमदर्दी महसूस हो रही थी और फिर उससे रहा ना गया। तनाउश के करीब पहुंचकर उसे अपने साथ लिपटा लिया। फरहाना बाजी, ये औरतें परेशान क्यों नज़र आ रही हैं? इसके मासूमियत भरे सवाल पर फरहाना का दिल कट कर रह गया था। वो वाली बाजी वो बाजी कह रही थी, कबीर हादसे में फौत हो गए हैं। इतनी भोली है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में गए हुए हैं। तनाउश ने एसपी की बीवी सुल्ताना की जानिब इशारा करके कहा था। वो सच कह रही है पगली। फरहाना की आंखें नम हो गई थी, मगर तनाउश इसकी बात पर ध्यान दिए बगैर अपनी लय में शुरू रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज पूरा दिन उन्होंने मेरे साथ गुजारा। शाम को हम अम्मी जान की तरफ गए थे। वहीं पर उन्हें कॉल मौसूल हुई और वो थोड़ी देर में लौटने का कहकर गए हैं। अभी तक नहीं लौटे। आज तो आने दो, बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। देखना कैसे मिन्नतें करेंगे। काश ऐसा ही होता। फरहाना सिसकी। इतने मेहमान जमा हो गए हैं, अब तो उन्हें आ जाना चाहिए था। तनाउश परेशानी जाहिर करते हुए बोली, बाजी, ये तमाम हमारी शादी की खुशी में जमा हुए हैं ना? फरहाना इसकी बात का जवाब नहीं दे सकती थी। राहत खाला को शायद पाशा ने तमाम के लिए चाय बनाने का कहा था। उसे बावर्ची खाने की तरफ बढ़ता देखकर तनाउश कहने लगी, राहत खाला, सालन मैं खुद बनाऊंगी। वो बस आने ही वाले होंगे। सुबह नाश्ते के बाद से उन्होंने कुछ नहीं खाया है। पाशा अपनी जगह से उठकर उसके करीब पहुंचा। चलो गुड़िया, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। तनाउश ने परेशानी जाहिर की, मगर भैया वो आकर खफा हो जाएंगे कि मेहमान बैठे हैं और मैं सोने को लेट गई हूँ। मैं उन्हें समझा दूंगा। पाशा उसे अपने साथ लिपटाते हुए ख्वाबगाह में ले गया। बेड साइड टेबल के दराज से नींद की गोली निकाल कर उसने तनाउश को खिलाई और ख्वाबगाह का दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर निकल आया। नौशाद इस वक्त इखलाक हुसैन के कान में सरगोशी कर रहा था। अगर ये नाम नेहाद भाई ना होता तो छोकरी तो हाथ में थी। इखलाक ने कहा, चलो देख लेते हैं पाशा इसके लिए क्या करता है, फिर कोई मंसूबाबंदी सोच लेंगे। फ़िलहाल तो ठंड रखो, गरीब ताज़ा ताज़ा बेवा हुई है। इस वक्त राहत खाला तमाम के लिए चाय ले आई थी। तमाम ज़्यादातर ने चाय पीने में दिलचस्पी जाहिर की थी। थोड़ी देर बाद पाशा तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें घर वापस लौटकर आराम करने का मशवरा दे रहा था। कबीर दादा की लाश उन्हें नहीं मिली थी। बस गोश्त के चंद लोथड़ों और कपड़ों की कुछ धज्जियों को लकड़ी के ताबूत में बंद करके दफना दिया गया था। तनाउश कमरे में बंद होकर रह गई थी। इसकी हालत के पेश नज़र पाशा को इससे माँ के पास भेजना पड़ा। अलबत्ता इसकी हिफाजत के लिए बाकर और रुखसार को भी साथ भेजा था। कबीर दादा की मौत के तीसरे दिन तमाम गैंगस्टर्स कबीर दादा के खुफिया ठिकाने पर मौजूद थे। सरबराही की कुर्सी खाली पड़ी थी और इस कुर्सी की पुश्त को पकड़कर पाशा तमाम की तरफ मुतवज्जा था। बैठक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस कुर्सी पर बैठने के लिए किसी एक का चुनाव किया जाए। इस ज़मन में काशिफ दादा के अलावा अगर कोई भी मुझसे मुकाबला करना चाहता है तो सामने आ सकता है, ताकि बैठक के आगाज़ से पहले मुकाबला कर लिया जाए। पाशा ने सवालिया नज़रों से सबकी तरफ देखा, मगर कोई अपनी जगह से नहीं उठा था। काशिफ दादा, अगर आप यहाँ आना चाहें तो मुझे खुशी होगी। इस मर्तबा पाशा ने काशिफ राजपूत को दावत दी। काशिफ राजपूत के होठों पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई। शुक्रिया पाशा, मगर मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ। आपसे पहले कबीर दादा ने भी मुझे यही दावत दी थी।
और मैंने उसे भी इनकार कर दिया था। क्या आप मुझे बैठने की इजाज़त देंगे? बैठने से पहले पाशा ने एक मर्तबा फिर काशिफ दादा से इजाज़त तलब की। काशिफ ने कहा, तुम मेरी इजाज़त के बगैर भी बैठ सकते थे। बहरहाल इज़्ज़त अफजाई का शुक्रिया, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। पाशा सरबराही की कुर्सी पर नशिस्त संभालता हुआ बोला, एक छोटा सा वाक़या याद आ गया, शायद आप लोगों ने पहले भी सुना हो कि एक शख्स अपने बूढ़े बाप से जान छुड़ाने के लिए उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर पहाड़ पर ले गया, और जब वो बाप को नीचे फेंकने लगा तो उस साथ मौजूद बेटे ने कहा, अब्बू जान, रस्सी दादा के साथ नीचे ना फेंक देना। बाप ने पूछा, क्यों बेटा? तो कहा, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं बगैर रस्सी के आपको यहाँ तक कैसे घसीट कर लाऊंगा। पता नहीं उस वक्त ये वाक़या मेरे दिमाग में क्यों दर आया। खैर, मैं कहने लगा था कि कबीर दादा का कातिल या वो लोग जो इसके कत्ल की साजिश में शरीक थे, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। बाकी चंद दिन पहले कबीर दादा ने इस कुर्सी पर बैठकर कुछ बातें की थी, वो सबको याद होंगी, इसलिए मैं दोहराने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। बस वो अहकामात इसी तरह जारी रहेंगे। और सबसे आखिर में ये कहना चाहूँगा कि कबीर दादा की बीवी को मैं अपनी छोटी बहन नहीं समझता, बल्कि वो हकीकत ही में मेरी छोटी बहन है। अगर इसके खिलाफ किसी के गंदे दिमाग में कोई गलीज़ ख्याल रहेगा, यकीन मानो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। मैं सिर्फ मुताल्लिका शख्स को नहीं, उसके पूरे ख़ानदान को सफ़ा हस्ती से मिटा दूंगा। माँ दूध पीते बच्चों के ये मेरा आखिरी और वाज़ेह पैगाम है, और यकीनन अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। मेरी बातों से इख्तिलाफ रखने वाला अपनी राय पेश कर सकता है। किसी ने भी ज़बान खोलने की कोशिश नहीं की थी। 2-3 लम्हे इंतज़ार के बाद पाशा ने कहा, तो बैठक ख़त्म हुई। सारे एक एक करके वहाँ से रुखसत होने लगे। सिर्फ काशिफ राजपूत वहीं बैठा रहा। तमाम के बाहर जाते ही वो पाशा को मुखातिब हुआ, पाशा, तुमने अच्छा नहीं किया। सही कह रहे हो दादा। कबीर दादा को विदा करना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन क्या करता, मैं मजबूर हो गया था। मेरे पास चुनाव का इख्तियार ही नहीं रहा था। काशिफ ने तशवीश भरे लहजे में कहा, जानते हो अब तुम कितने कमज़ोर हो गए हो। आपकी मौजूदगी के सहारे ने मुझे हौसला दिया, वरना मैं इतनी हिम्मत ना कर पाता। काशिफ राजपूत चंद लम्हे उसे घूरता रहा और फिर अपनी जगह से उठते हुए बोला, होशियार रहना, कुछ लोगों को तुम बहुत ज़्यादा खटक रहे हो। ये कहते ही वो चल पड़ा। उसने पाशा का जवाब सुनने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। वो दोनों बैठक के इख्तिताम पर इखलाक हुसैन के ठिकाने पर पहुंचे थे। यार, मुझे तो पाशा के तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। बैठते ही साथ इखलाक हुसैन ने तशवीश भरे लहजे में कहा। नौशाद आफरीदी तपता हुआ बोला, भाड़ में गए तेवर, मुझे तो उस फुलझड़ी का दुख खाए जा रहा है। कबीर दादा जैसे सांप को मार कर भी वो ख़जाना मुझे पहले जितना ही दूर दिखाई दे रहा है। इखलाक हुसैन उसे तसल्ली देता हुआ बोला, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़िलहाल वो जज्बाती हो रहा है। ताज़ा ताज़ा अपने उस्ताद को मौत के घाट उतारा है हरामी ने, उसे संभलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगा इस हादसे को भी और अपनी मुँह बोली बहन को भी, तब कुछ करेंगे। नौशाद ने हसरत भरे लहजे में कहा, कसम से मेरा तो दिल कर रहा है उससे शादी कर लूँ। बकवास ना करो, मैं भी उस हसीना का उम्मीदवार हूँ। इखलाक हुसैन उसे डांटे बिना नहीं रह पाया था। नौशाद ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा छोड़ो यार, यूं ही दिमाग ख़राब कर दिया। फाहिशा ने जितनी भी कोशिशें की हैं, उतना ही काबू से बाहर होती है। पता नहीं उस खबीज़ कबीर दादा से पहले इस पर हमारी नज़र क्यों नहीं पड़ी थी। ठीक कहा खान साहब, फ़िलहाल इसके ख्याल को छोड़ना ही पड़ेगा। पाशा की धमकी नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं है। इखलाक हुसैन ने इसकी तायद में सर हिला दिया। तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? पाशा इस वक्त तनाउश के घर में माँ बेटी के साथ ही बैठा था। रुखसार और कबीर भी वहाँ करीब ही मौजूद थे। तनाउश ने कहा, हम कराची से कहीं और मुंतकिल होना चाहते हैं भैया। आप बस हमारे घर का सौदा करवा दें और किसी दूसरे शहर में सर छुपाने का कोई ठिकाना ढूंढ दें। हैरत अंगेज़ तौर पर उसने खुद को संभाल लिया था। वो उसे तसल्ली देता हुआ बोला, चंद लाख के घर की फिक्र क्यों करती हो? तुम्हें कबीर दादा के तरके में छोड़े हुए करोड़ों रुपए मिलेंगे। एक पाई भी नहीं लूँगी भैया, बल्कि कबीर ने जो कुछ मेरे लिए ख़रीदा था वो भी यहीं छोड़ जाऊँगी, सिवाय चांदी के इस छल्ले के। उसने उंगली में पहने हुए छल्ले को होठों से लगाया। मगर क्यों? पाशा हैरान रह गया था। क्योंकि हमें हराम का एक पैसा भी नहीं चाहिए बेटा। खामोश बैठी बुशरा ने मुँह खोला। जैसा आप चाहें माजी। पाशा तनाउश की निस्बत से उसे भी माजी कहने लगा था।
तनाउश ने बेताबी से पूछा, तो कब तक हो जाएगा? उम्मीद है परसों तक मैं आप दोनों को भिजवा दूंगा, तनाउश ने कहा। मैं बेचैनी से मुंतजिर हूँ। तनाउश की बेसब्री पर पाशा मुस्कुरा दिया। गुड़िया, सब्र का फल मीठा होता है। जहाँ इतना बर्दाश्त कर लिया वहाँ 2-3 दिन और सही। तनाउश ने दुखी लहजे में उम्मीद जाहिर की। भैया, शायद कभी ऐसा वक्त आए कि आपको मेरी बेसब्री का अदराक हो। मुझ पर जो बीत रही है इससे मैं या मेरा रब ही वाकिफ है। जानता हूँ। पाशा ने उठकर इसके सर पर हाथ रखा। मगर तुम ये नहीं जानती कि आप लोगों के जाने के बाद मैं कितना ज़्यादा अकेला रह जाऊंगा। तनाउश अफसरदगी से मुस्कुराई। इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। सही कह रही हो, कहकर पाशा ने बुशरा के सामने सर झुका दिया। बुशरा ने इसके सर पर शफकत भरा हाथ फेरते हुए कहा, जीते रहो बेटा। और पाशा वहां से बाहर निकल गया। रुखसार और बाकर इस वक्त दरवाजे पर खड़े एक दूसरे से सरगोशियों में बातें कर रहे थे। बाकर ने कहा, मुझे 100% यकीन है कि कबीर दादा के कत्ल में पाशा दादा का हाथ है। न जाने बाजी की समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही। रुखसार उसे समझाते हुए बोला, यार छोटी सी लड़की ही तो है, इसे इन चालबाजियों का क्या पता, और वैसे इसे मालूम हो भी जाए तो क्या कर लेगी। बाकर ने कहा, कम से कम पाशा के चेहरे पर मौजूद नकाब तो हट जाएगी। कितने खुलूस और मासूमियत से वो उसे भाई का दर्जा दिए हुए है। बेचारी को इस मुनाफिकाना रिश्ते से तो निजात मिलेगी। रुखसार ने मशवरा दिया, छोड़ो यार, पहले ही गरीब का भाई कत्ल हो गया था, उसने पाशा से दिल बहलाया हुआ है, रहने दो ये रिश्ता उसके पास। बाकर ने कहा, मैं इसे इशारे कनाइए में 2-3 दफ़ा इस तरफ मुतवज्जा कर चुका हूँ, मगर इतनी भोली है, इसकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुमने ज़रूर मरना है बेवकूफ़। रुखसार ने उसे डांटा, आइंदा ऐसी कोशिश न करना। इस वक्त तो बाकर खामोश रहा, मगर उसका इरादा तब्दील नहीं हुआ था। रात को इसे तनाउश से बात करने का मौका मिल गया था। इन दोनों में से आधी रात तक एक आदमी जाग कर दरवाजे पर मौजूद रहता, जबकि दूसरा सहन में चारपाई बिछाकर लेट जाता। तनाउश और इसकी माँ कमरे ही में सोती थी। रात के वक्त तनाउश अमूमन सहन में निकलकर घूमना शुरू कर देती, और इस वक्त भी तनाउश बेचैन होकर कमरे से बाहर निकली और सहन में चकराने लगी। बाकर हिम्मत मुजतमा करता हुआ इसके करीब पहुंचा। बाजी, एक बात कहना थी। कहो भाई। वो चौंकते हुए उसकी तरफ मुतवज्जह है। पहले आप वादा करें कि ये बात आपके और मेरे दरमियान राज रहेगी। बाकर ने अपनी हिफाजत की गुंजाइश बाकी रखना चाहिए। शायद आप ये बताना चाहते हैं कि कबीर की मौत में भैया मलवूस है ना? न जाने इसने कैसे इतना सही अंदाज़ा लगा लिया था। वो हकलाया, जी बाजी, यही बात है। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली, कबीर और इस वक्त यही मेरे ही घर में मौजूद है। कबीर उस वक्त मेरे ही घर में मौजूद थे जब उन्हें कॉल वसूल हुई कि जल्दी से साहिल वाले अड्डे पर पहुंचे, और ये कॉल भैया ने की थी। बाकर ने हैरानी भरे लहजे में पूछा, तो आप पहले दिन से जानती है? हाँ, उसने अफसरदा अंदाज में सर हिला दिया। फिर पाशा दादा को बावर क्यों नहीं कराया? वो जानते हैं कि मुझे इस बारे में सब मालूम है, लेकिन मुझे वो छोटी बहन ही की तरह चाहते हैं। उनसे दुश्मनी मोल कर मैं कबीर को तो वापस नहीं ला सकूंगी, अलबत्ता भाई को और इनकी हमदर्दियों को खो दूंगी। क्या आप भी चाहते हैं कि मैं मुकम्मल तौर पर बेसहारा हो जाऊं? नहीं बाजी, मेरा ये मतलब नहीं था। बाकर गड़बड़ा गया था। भाई, आपकी हमदर्दी पाकर अच्छा लगा, और अगर मेरी खुशी अजीज़ है तो कभी भैया के साथ गद्दारी ना करना। बाकर सर झुकाकर खफीफ सा पीछे हट गया। इसके वहम गुमान में भी नहीं था कि वो छोटी सी लड़की इतना कुछ जानती होगी। उसके हौसले और हिम्मत से भी वो खासा मुतासिर हुआ था। मोहब्बत करने वाले शौहर को खोकर भी इसके एसाब किसी जहान दीदा औरत की तरह काम कर रहे थे। तनाउर से मुलाकात के दूसरे दिन रात के 2 बजे पाशा को एक गुमनाम नंबर से कॉल वसूल हुई। इसके हेलो कहते ही दूसरी जानिब से एक शनासा आवाज़ उभरी, मैं 3 बजे तक पहुंच जाऊंगा, मैं मुंतज़िर हूँ। राब्ता मुनक़ता करके वो सरत के साथ कमरे से बाहर निकला। थोड़ी देर बाद वो अपनी कार में तनाउश के घर की तरफ रवाना था। तनाउश के घर के सामने कार रुकते ही बाकर ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका। ऑटोमेटिक राइफल उसने तैयारी हालत में पकड़ी हुई थी, मगर कार से पाशा को उतरता देखकर उसने तने हुए एसाब ढीले पड़ गए थे। रुखसार को उठाओ और दोनों वापस कोठी पर पहुंचो। पाशा ने अंदर घुसते ही उसे हुक्म दिया। जी दादा, कहकर वो सोए हुए रुखसार की तरफ बढ़ गया। तनाउश भी इनकी आवाज़ सुनकर कमरे से निकल आई थी। भैया, उसने सवालिया अंदाज में पुकारा। हाँ गुड़िया, मैं हूँ। अम्मी जी को भी जगा दो।
आप लोग अभी यहाँ से रवाना होंगे। जी भैया। तनाउश के लहजे में शामिल खुशी बाकर और रुखसार को हैरान कर गई थी, मगर वो ज़्यादा सोचने की जहमत किए बगैर घर से बाहर निकल गए। गली से निकलते ही गली से निकलते ही उन्हें खाली रिक्शा मिल गया था। उन दोनों के गायब होते ही पाशा माँ बेटी का हाथ बटाने के लिए कमरे में दाखिल हुआ, मगर वो पहले से सारा सामान समेट चुकी थी। यकीनन ये काम वो सरशाम ही अंजाम दे चुकी थी। कितनी देर है भैया? तनाउश ने बेसब्री से पूछा। 3 बजे तक तुम्हें लेने गाड़ी पहुंच जाएगी। तनाउश ने हाथ में पकड़े मोबाइल की स्क्रीन रोशन करते हुए वक्त देखा। 3 बजने में चंद मिनट ही रहते थे और फिर इसकी समाअतों ने गली में गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनी। वो बेसब्री से दरवाजे की तरफ भागी। पाशा और बुशरा इसकी हालत देखकर हंस पड़े थे। दरवाजे पर पहुंचकर वो रुकी। इसी वक्त दरवाजे को ढकेलता हुआ शलवार कमीज में मलबूस एक लंबा तड़ंगा शख्स अंदर दाखिल हुआ। तनाउश इसकी तरफ यूं बढ़ी जैसे लोहा मकनातीस की तरफ हरकत करता है। अगले ही लम्हे वो इसकी बाहों में थी। कबीर। तनाउश के लहजे में मोहब्बत, बेसब्री, बेताबी, खुलूस और न जाने कौन कौन सी कैफियत शामिल थी। कबीर की जान। आने वाले ने मोहब्बत भरे अंदाज में इसके माथे पर बोसा दिया और इसके दोनों बाजुओं से पकड़कर ऊपर उठा लिया। वो फूल की तरह हल्की फुल्की थी। उसे सर से बुलंद करके वो हंसा। मुझे याद किया था? तनाउश ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, भूले ही नहीं थे। याद क्या करती? अच्छा, अभी वक्त नहीं है, हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। इसे नीचे उतार कर वो कमरे की जानिब बढ़ गया। पाशा कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। इसके करीब पहुंचते ही वो इससे लिपटते हुए रो पड़ा। अरे पागल, रोते क्यों हो? कबीर दादा ने इसके सर पर शफकत भरा हाथ फेरा। पाशा ने सिसकी भरी। आपने मेरे कबीर दादा को मार दिया। कबीर दादा आबदीदा होकर बोला। हाँ, मगर उसके बदले तुम्हें बड़े भाई का तोहफा भी तो दिया है। भैया, आप लोगों की बहुत याद आएगी। जिंदगी में पहली बार उसने कबीर दादा को भाई कहा था। कबीर दादा ने इसके माथे पर बोसा देकर अलहदा किया। खूब देखभाल कर समझदारी से वक्त गुजारना। जी भैया। उसने जज्बात में सर हिला दिया। चलो सामान गाड़ी में रखो। पाशा को कहकर वो बुशरा की जानिब बढ़ा। माँ जी, आप तैयार है? हाँ बेटा, पिछले कई दिनों से मुंतज़िर थी और इस पगली से तो एक एक पल गुजारना मुश्किल हो गया था। अच्छा है तुम्हारा नया मोबाइल फ़ोन नंबर इसके पास नहीं था, वरना ज़रूर भांडा फोड़ देती। माँ जी, लगा ले शिकायतें, देख लूँगी आपको। तनाउश ने धमकी देने में देर नहीं लगाई थी। थोड़ी देर बाद ही वो सुजुकी वैन में अपना सामान मुंतकिल कर चुके थे। पाशा से एक बार फिर मोहब्बत भरे अंदाज में मिलकर कबीर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तनाउश भी बेसाख्ता पाशा के साथ लिपट गई थी। भैया, अपना वादा याद रखना, तुम भी। इसके सर पर शफकत भरा हाथ फेर कर पाशा ने इसके लिए अगली नशिस्त का दरवाज़ा खोल दिया था। आंखों में नमी लिए वो उचक कर सीट पर बैठ गई। बुशरा पीछे बैठ गई थी। अलविदाई हाथ लहराकर कबीर ने वैन आगे बढ़ा दी। पाशा वैन के मुड़ने तक वहीं खड़ा वैन के उगबी बत्तियों को घूरता रहा। उसके दिमाग में हफ्ता भर पहले तनाउश से होने वाली मुलाकात का मंजर ताज़ा हुआ। भैया, आप कहाँ हैं? चाय पीते हुए उसे तनाउश की कॉल मौसूल हुई थी। उसने पूछा। मैं अपने कमरे में हूँ। क्या दादा चले गए हैं? हाँ, तनाउश का जवाब इस बात में था। अच्छा, मैं आ रहा हूँ कहकर उसने कॉल काट दी और फिर चाय की प्याली ख़त्म किए बगैर उसके कमरे में पहुँच गया। उसने खड़े होकर पाशा को बड़े भाई जैसा एहतराम पेश किया और पाशा की नशिस्त संभालते ही बैठ गई। मुस्कुराते हुए बोला। अब बोलो, क्या बात है? भैया, मैं इन्हें जुर्म की दुनिया से निकालना चाहती हूँ। तनाउश ने बगैर किसी तमहीद के दिल में मौजूद बात उगल दी थी। क्या? पाशा शजदा रह गया था। क्या कह रही हो? और ऐसा होना नामुमकिन है गुड़िया। नामुमकिन तो कबीर का शादी करना भी था। नामुमकिन तो उनका मुझे बीवी का दर्जा देना भी था। नामुमकिन तो मोहतरम बहराम पाशा का मुझे बहन बनाना भी था। नामुमकिन तो शमशीर दादा का शिकस्त खाना भी था। जब इतने सारे नामुमकिन हो सकते हैं तो ये भी हो जाएगा। पाशा ने पूछा। क्या तुमने इस मौजू पर दादा से बात की है? हाँ, उन्होंने भी यही कहा जो आप कह रहे हैं। तो फिर तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए। तनाउश के चेहरे पर हसरत नमूदार हुई। दिल को कैसे समझाऊं? भैया, आप एक बार मेरी बात तो सुन ले। अगर मेरी तजवीज़ आपको सही ना लगे तो मैं कभी भी कबीर की जान को खतरे में नहीं डालूंगी। बोलो। पाशा कुर्सी से टेक लगाते हुए बेदिली से बैठ गया।
थोड़ा सोचकर तनाविश अपना मंसूबा बयान करने लगी। जो इसकी बात आगे बढ़ती गई, पाशा की दिलचस्पी सिवा होती गई। बात के इख्तिताम पर पाशा ने तहसीन आमिज लहजे में कहा, क्या कबीर दादा को इस पर राजी कर सकती हो? वो एतमाद भरे लहजे में बोली, मैं उन्हें जहर का भरा प्याला पीने को कहूँ तो भी मुझे वो मना नहीं करेंगे। पाशा ने पूछा, वजह? क्योंकि उनकी जान के लिए जान देना मुझे इतना आसान लगता है जितना बावर्ची खाने में जाकर चाय बनाना, और वो मुझसे बढ़कर मुझे चाहते हैं। पाशा इस बात में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, उन्हें तैयार करो। और तनाविश ने मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। और फिर पाशा और कबीर दादा की मसनूई चालें शुरू हुई। ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए पाशा ने इखलाक हुसैन और नौशाद का साथ ढूंढा, और जब पाशा ने कबीर दादा को साहिल वाले अड्डे की जानिब बुलाया, उस वक्त एक वीरान सड़क पर वो कबीर दादा का मुंतजिर था। उसने अपनी कार की डिग्गी में एक लाश छुपाई हुई थी। कबीर दादा इसकी कार में बैठ गया। अपनी जेबों में मौजूद सामान उसने लाश के कपड़ों में मुंतकिल कर दिया था। ज़रा दूर जाकर उन्होंने रिमोट कंट्रोल बम से कार उड़ा दी थी। कबीर दादा को बस अड्डे पर उतार कर पाशा तनावुश को लेने इसके घर की जानिब बढ़ गया, और कबीर दादा बस में बैठकर मासहरा रवाना हो गया, जहां एक दूर दराज गांव में उसने घर वगैरह खरीदना था। इस सारे मंसूबे को रूह रवा तनावुश ही थी। बस नए शहर के बारे में उन्होंने मिलकर तय किया था। आखिर वो अपने कबीर को जुर्म की दुनिया से निकाल कर ले गई थी। पाशा खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया, गुड़िया, मैं तुम्हें देखते ही जान गया था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगी। जहाँ रहो खुश रहो मेरी प्यारी बहना। अब तक वहीं खड़ा था। अचानक एक कार गली में दाखिल हुई और उसके करीब आकर रुक गई। दो आदमी बाहर निकले। इनमें से एक बोला, काम हो गया दादा, चलो शुरू हो जाओ। उसने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया। दोनों ने कार के उगबी नशिस्त से दो औरतों की लाशें निकाली और घर के अंदर ले गए। थोड़ी देर बाद वापस आकर उन्होंने कार की डिग्गी से पेट्रोल के केन निकाले और दोबारा अंदर घुस गए। चंद मिनट बाद घर में अचानक आग भड़क उठी थी। दोनों कारें के मकीन आग का तमाशा देखने के लिए रुके नहीं थे। रात के इस वक्त भी अच्छा खासा ट्रैफिक नजर आ रहा था। एक बगली सड़क पर दो मोटरसाइकिल सवार इनकी वैन से टकराते टकराते बचे थे। दोनों नौजवान काफी बिगड़े हुए दिखाई दे रहे थे। अंधा है क्या? मोटरसाइकिल चलाने वाला काफी गुस्से में दिखाई दे रहा था। बताता हूँ तुझे। कबीर दादा ने हैंड ब्रेक खींचकर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। इन अहमकों को ये नहीं मालूम था कि वो किससे मुखातिब है, मगर इससे पहले कि कबीर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता, तनावुश ने इसका हाथ थाम लिया था। कबीर इसकी मोहब्बत भरी सरगोशी किसी मोटी जंजीर से भी ज्यादा मजबूत थी। वो एकदम इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। तनावुश के होठों पर खूबसूरत मुस्कान उभरी। अपने वादे से फिर रहे हैं आप? कबीर ने बेबसी भरे अंदाज में सर झुका लिया था। तनावुश खिड़की से चेहरा निकालकर इन लड़कों की तरफ मुखातिब हुई। भाई, मैं माजरत चाहती हूँ, गलती हमारी है। आप में से किसी को चोट तो नहीं लगी? गुस्से में लड़ाई के लिए तैयार लड़कों के चेहरों पर हल्की सी निदामत उभरी कि उन्हें भी अपनी गलती के बारे में इल्म था। मोटरसाइकिल चलाने वाला फौरन बोला, कोई बात नहीं है बहन जी, बचत हो गई है। ये कहते ही वो लोग आगे बढ़ गए। बस इतनी सी बात थी। उसकी तरफ खिसकते हुए तनावुश ने इसके कंधे पर सर रख दिया। मैं हूं ना आपकी डांट खाने के लिए। मेरे कबीर का गुस्सा इतना सस्ता नहीं है कि हर अरे गहरे पर लुटाता रहे। वो हंसा, इतनी बड़ी नहीं हो जितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो। वो फलसफियाना अंदाज में बोली, औरत कभी छोटी बड़ी नहीं होती जनाब। वो बेचारी तो हमेशा शौहर के हवाले से पहचानी जाती है। बादशाह की बीवी, वजीर आजम की बीवी, सिपह सालार की बीवी, भिखारी की बीवी, वगैरह वगैरह। और मैं जिसकी बीवी हूँ उसका रुतबा तो बहुत बड़ा है, और इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। रुतबा? कबीर ने कहकहा लगाया। वो अकीदतमंदी से बोली, अपने रुतबे और मकाम को देखने के लिए मेरे दिल में झांके। बात तुम्हारी नहीं, लोगों के समझने की है। उसने तंजिया हंकारा भरा। तनावुश ने फौरन पूछा, आपके नज़दीक मैं अहम हूँ या लोग? वो मोहब्बत से बोला, जवाब तुम्हें मालूम है, फिर लोगों की फिक्री क्यों करते हैं? अच्छा, दफ़ा करो लोगों को। तुम ये बताओ, इस दिन तुम्हारे लिए जो उतनी खरीदारी की थी, क्या वो सारा सामान तुमने वहीं छोड़ दिया है? आपको कैसे मालूम? पाशा ने बताया। वो साफ गोई से बोली, हाँ, मैंने हराम की दौलत से खरीदी हुई कोई चीज़ साथ नहीं ली। अम्मी जान से पैसे लेकर इस मोबाइल फ़ोन की कीमत भी पाशा भाई को अदा कर दी थी, क्योंकि नई ज़िंदगी की इब्तिदा में हलाल के
पैसे से करना चाहती हूँ और यही अम्मी जान की मंशा भी है। कबीर ने अगली शीशे पर निगाह दौड़ाकर सीट से टेक लगाकर ऊँगती सांस पर निगाह दौड़ाई। न जाने उसे सचमुच नींद आ रही थी या वो इन दोनों को आज़ादी दे रही थी, आज़ादी से बातचीत करने का मौका देने लगी थी। देने के लिए सो रही थी। तुम्हारा घर बेचकर जो रकम वसूल हुई थी, इससे ये गुजारे लायक वैन खरीदी है और वहाँ गांव में 1 कनाल ज़मीन खरीदी है, जिस पर अभी तक घर बनाना है। घर बनाने के लिए पैसे नहीं बचे? नहीं, कुछ रकम बच भी गई है। इंशाल्लाह घर बन जाएगा। तो जब तक घर नहीं बनेगा कहाँ रहेंगे? जिससे ज़मीन खरीदी है उसकी 1 कमरे की बैठक चंद दिनों के लिए मांग ली है। क्या वहाँ गुजारा कर लोगी? मैं आपके साथ खुले मैदान में भी रह लूँगी और सच कहूँ छोटे घर में रहना आपके लिए मसला है। हम तो आदी है। इसके मजबूत हाथों पर अपने मुलायम हाथ रखते हुए प्यार भरे अंदाज में सहलाने लगी। बहुत बुरा हुआ यार, पाशा इतना लालची और कमीना निकलेगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। नौशाद के चेहरे पर सचमुच परेशानी नजर आ रही थी। इखलाक ने फीके लहजे में कहा, वो अपनी किस्मत ही में नहीं थी यार। नौशाद खौफजदा लहजे में बोला, उस जालिम ने कबीर दादा की दौलत और जायदाद के लिए मुंह बोली बहन को जला दिया, तो और किसी के साथ क्या अच्छाई करेगा? अभी संभल कर रहना होगा भाई, ये किसी और जहन का ही मालिक है। इखलाक ने कहा, सही कह रहे हो खान साहब, अब तो पछतावा हो रहा है कि कबीर दादा के बजाय इसका पत्ता क्यों नहीं काटा। शाहजी, मेरे हाथ तो खड़े हैं, ऐसे जालिम के खिलाफ क्या साजिश करेंगे? और जानते हो, इसने इस दिन की बैठक में साफ तौर पर कह दिया था कि कबीर दादा के खिलाफ साजिश करने वालों को माफ़ नहीं करेगा। और ये वो हमें सुना रहा था कि अब मोहतात ही रहेंगे खान साहब। यूँ भी हमारे दिल की हसरतें तो दिल ही में रह गई। इस शहजादी के फूलों जैसे बदन को आग लगाते वक्त इसका दिल नहीं कांपा, और जनाजे पर भी किस बेहयाई से चेहरे पर अफसोस तारी किया हुआ बेगैरत खड़ा था। इखलाक हुसैन ने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया। नौशाद अफरीदी चेहरे पर परेशानी लिए खामोश बैठा रहा। दोनों ने तनावुश के हुसूल की जितनी कोशिश की थी तमाम रायगा गई थी, और अब तो वो किसी कोशिश से भी रह गए थे। अब वो ही नहीं रही तो कोशिश क्या करते? इब्तिदाई 2-3 माह उन्हें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो बतदरीज ख़त्म होती गई। कबीर ने पुरानी ज़िंदगी को इस तरह भुला दिया था जैसे वो कभी गलत कामों में मलबूस ही नहीं रहा। तनावुश की मोहब्बत भरी तवज्जो ने इसके दिल में कभी ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ने का मलाल पैदा नहीं होने दिया था। वो अपने कबीर का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखती और उसकी उतनी खिदमत करती कि बाज़ औक़ात वो शर्मिंदा हो जाता। उसने एक छोटी सी किराने की दुकान खोलने के साथ वो सुजुकी वैन पर गांव के चंद बच्चों को शहर के स्कूल ले जाता लाता भी था। इनके गुजर औकात अच्छे तरीके से हो रही थी। तनावुश के जोर देने पर उसने कुरान मजीद दोबारा हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया था, और ये देखकर वो खुद ही हैरान रह गया था कि 3-4 माह में उसे पूरा कुरान मजीद दोबारा याद हो गया था। रमज़ान शरीफ में तरावी की इमामत कराते हुए जहाँ इसकी खुशलहानी मौजू बहस बनी होती, वहीं इस रकीकुल क़ल्बी कोई भी याद किया जाता। दौरान तिलावत वो बेसाख्ता रोना शुरू हो जाता था। देखते ही देखते 2 साल का अरसा बीत गया था। तनावुश ने इसे एक खूबसूरत बेटी का तोहफ़ा भी दिया था, जिसका नाम तनावुश ने उसकी बहन अस्मा के नाम पर रखा था। तनावुश बाज़ औक़ात पाशा को याद करके रो पड़ती थी। वो इसे सचमुच अपने भाई शाहनवाज़ का नामुल बदल लगता था। और फिर एक दिन तनावुश को पड़ोसी औरत की ज़बानी कराची में रेंजर्स के ऑपरेशन के बारे में पता चला। वो सारा दिन बेचैन रही थी। रात को लेटते वक्त वो कबीर से इसी मौजू पर बात करती रही। देखो चंदा, वो कोई बच्चा नहीं है। तुमने आते वक्त उससे वादा भी लिया था कि वो जल्द अज जल्द इस काम को छोड़ देगा, मगर जब वो नहीं छोड़ना चाहता तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो सिसकी। उनके लिए दुआ तो कर सकते हो ना? तो क्या नहीं करता पगली? उसकी नाक मरोड़ते हुए मुस्कुराया। उसके बाद वो दिन को रोज़ाना खबरें सुनने पड़ोसियों के घर चली जाती। एक दिन उसने अपने कानों से बहराम पाशा नामी गैंगस्टर की गिरफ्तारी की खबर सुनी। उस दिन वो बहुत रोई थी। दुआ के लिए हाथ उठाकर रब के सामने गिड़गिड़ाते हुए जाने कितनी देर वो मुनाजात में मसरूफ़ रही। अपने भाई की खैरियत और उसकी राह रास्त पर लौटने की दुआएं मांगती रही, मगर शायद इसकी दुआओं में असर ख़त्म हो गया था, या वो पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा ले बैठी थी कि पाशा की गिरफ्तारी के ठीक 1 हफ़्ते बाद
उसके फांसी हो जाने की खबर सुन रही थी। रेंजर्स के अहकाम ने बड़ी सरत और तेज़ी से गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की थी। चंद दिनों में बहराम पाशा की फांसी की खबर पुरानी हो गई थी, मगर तनाउश के सीने में लगने वाला ये जख्म इतनी जल्दी नहीं भर सकता था। पाशा की फांसी को 2 माह होने को थे। एक दिन वो घर के काम ख़त्म करके अस्मा के साथ अटखेलियाँ कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बुशरा ने कहा, ठहरो, मैं देखती हूँ। नहीं माँ जी, आप इसे पकड़े, मैं देख लेती हूँ। अस्मा माँ के हवाले करते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कौन? दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने आवाज़ दी। नस्वानी आवाज़ ने पूछा, ये कबीर साहब का घर है? जी हाँ। उसने दरवाज़ा खोल दिया। यूँ तो कबीर को तमाम गांव वाले हाफिज साहब ही कहकर बुलाते थे। वो औरत यकीनन मकामी नहीं थी, वरना इस अंदाज में मुखातिब ना करती। दरवाजे पर काला नकाब ओढ़े एक जवान लड़की खड़ी थी। अंदर आ जाइए बहन। उसने एक तरफ होकर इसे रास्ता दिया, मगर इसके पीछे राहत खाला को देखते ही वो चीख पड़ी थी। राहत खाला? वो बुरी तरह उससे लिपटी थी। चल हट बेवफा। राहत खाला उसका माथा चूमते हुए बोली, पिछले 2 साल से खाला अपनी बेटी की मौत का सोग मना रही है। अब आकर पता चला कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा आइए बैठिए तो सही। निदामत भरी हंसी से वो उसे खींचने लगी। हमारे साथ मेरा शौहर भी है। जवान लड़की उससे मुखातिब हुई। न जाने क्यों तनाउश को वो देखी भाली हुई लग रही थी। अंदर बुला लो बहन। वो सर पर दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। आ जाइए जी, लड़की ने आवाज़ दी। उसी वक्त चेहरे पर मफलर लपेटे एक मर्द 2 भारी बैग उठाए अंदर दाखिल हुआ। इसके लिपटे चेहरे पर नज़र पड़ते ही तनाउश के दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। उसकी आंखों ने इससे किसी अपने की याद दिला दी थी। इसकी नज़रें अजनबी मर्द के चेहरे पर चिपक कर रह गई थी। वो भी एक टक इसे देख रहा था, और फिर उसने तनाउश का ज़्यादा इम्तिहान नहीं लिया था और अपने चेहरे पर लिपटा मफलर खोल दिया। भैया! तनाउश की चीख से सहन गूंज उठा था। इससे लिपटते हुए वो बेसाख्ता रो पड़ी थी। अरे पागल, रोती क्यों हो? वो इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला। थोड़ी देर हो गई है, मगर वादे के मुताबिक आ तो गया हूँ। हमने आपके मुतालिक बड़ी बुरी खबर सुनी थी, गुलूगर लहजे में कहते हुए वो इससे अलहदा होती हुई बोली। तो अच्छी खबर नहीं सुनी थी? उसने काले नकाब में मलबूस लड़की की जानिब इशारा किया। इसी वक्त लड़की ने नकाब हटाया और तनाउश रुखसाना भाभी कहते हुए उससे लिपट गई। वो शाहब कसूरी की बेटी थी। अच्छा, मुझे सारी बात बताइए ना। रुखसाना से मिलते ही वो पाशा की तरफ मुतवज्जा हुई। इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले मैं माजी से मिल लूँ। वो बुशरा की तरफ बढ़ गया। तनाउश कबीर को बुलाने के लिए कॉल करने लगी। रात को खाना खाते हुए वो अपनी कहानी सुना रहा था। रेंजर्स का ऑपरेशन शुरू होते ही उसने रेंजर्स फोर्स को कमांड करने वाले कर्नल से मुलाकात की और वादा माफ गवाह बनकर तमाम गैंगस्टर को पकड़वाने की ऑफ़र कर दी। कर्नल ने फ़ौरन ही उसकी ऑफ़र कबूल कर ली थी। इसके बाद वो वापस अपने ठिकाने पर चला गया और वहीं से तमाम गैंगस्टर्स की मखबरी करके गिरफ्तार करवाता रहा। ताहम काशिफ राजपूत को एतमाद में लेकर उसने सारी बात बताई और उसे लंदन फरार करवा दिया। सबसे आखिर में उसने मंसूबे के मुताबिक खुद रेंजर्स को गिरफ्तारी दी। अपने तमाम धंधों के सबूत, बैंक अकाउंट्स की तफसीलात और हर चीज़ के बारे में उसने रेंजर्स के कर्नल को बुलाकर कम वकास्त इत्तलाआत फराहम कर दी थी। इस सच्चाई, खुलूस और ईमानदारी से सरकार का साथ देने पर उसे माफ़ी मिल गई थी, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी फांसी लगने का ड्रामा रचाया ताकि कोई बचा हुआ दुश्मन इंतकाम वगैरह के लिए उसे ढूंढता ना रहे। और फिर रेंजर्स के कर्नल ही के वसातत से उसे एक नई शनाख्त मिल गई थी। जानती हो मेरा नया नाम क्या है? वो तनाउश की तरफ मुतवज्जा हुआ। क्या कह सकती हूँ भैया? उसने लाइल्मी के अंदाज में सर हिलाया। अच्छा, अगर मैं तुम्हें मेरा नया नाम रखने का कहता तो तुम क्या रखती? शाहनवाज। तनाउश ने बगैर सोचे समझे दिल की बात होठों से निकाल दी। अच्छा ये देखो। उसने जेब से शनाख्ती कार्ड निकालकर इसकी जानिब बढ़ाया, जिस पर शाहनवाज वल्द मोहम्मद रफ़ीक लिखा हुआ था। भैया, तनाउश ने जज्बाती अंदाज में उसका हाथ पकड़कर चूम लिया था। जानती हो, इस शनाख्ती कार्ड का नंबर और सारी तफसीलात शाहनवाज भाई ही की है। आप लोगों के कराची से आते वक्त मैंने अम्मी जान से शाहनवाज भाई का शनाख्ती कार्ड मांग लिया था
और अब मैं कानूनी तौर पर तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए ख्याल रखना, गलती करने पर सख्त पिटाई हो सकती है। कबीर ने पूछा, ओ पिटाई वाले भाई साहब, अपने ससुर साहब को तो खबर ही नहीं बताई। ससुर साहब की तो खबर ही नहीं बताई। साहब कसूरी साहब का क्या हुआ? आप लोगों के कराची छोड़ने के 3 माह बाद दिल के दौरे से वो इंतकाल कर गए थे और उनकी वफात के बाद ही ये मोहतरमा मेरे गले पड़ गई। पाशा ने मज़ाहिया अंदाज में कहते हुए माहौल में छाई उदासी दूर करने की कोशिश की। कबीर दादा साहब गोई से बोला, अच्छा मोहतरम, घर में 3 कमरे हैं। एक कमरा मेरे और तनाविश के इस्तेमाल में रहता है, एक में माजी अम्मा जी होती हैं और अब राहत खाला भी उनके साथ ही रह लेंगी। तीसरे कमरे में काट कबाड़ भरा पड़ा है, वो अपने लिए साफ कर लेना और जल्द अज जल्द कोई मेहनत मजदूरी शुरू करो, पुरानी अय्याशियों को भूल जाओ। काम करती रहे मेरी जूती। अब भी मैं तो करोड़पति हूँ। पाशा ने फख्र से छाती चौड़ी की, गोया हराम से अब तक पीछा नहीं छुड़ा पाए। कबीर दादा ने उसे मलामती नज़रों से घूरा। तराउश भी अफसोस भरे अंदाज में उसे तकने लगी थी। अल्लाह ना करे भाई, कैसी बात कर रहे हो? पाशा कानों को हाथ लगाता हुआ बोला, हुकूमत की तरफ से 5 करोड़ नकद इनाम मिले हैं भैया। पाजेब, बिंदिया, मोतियों का हार और बहुत सारे कपड़े लेने हैं। तनाउश फौरन उसका बाजू पकड़ते हुए लाड़ भरे लहजे में कहने लगी। कबीर दादा ने कहा लगाया, हाँ हाँ, इसे लेकर दो ताकि लौंग इलायची वाले गाने पर रक्स का वादा पूरा कर सके। तनाउश मुंह बसोरते हुए बोली, मैं नहीं लेती। तमाम खिलखिलाकर हंस पड़े। पाशा इसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, ये तमाम चीज़ें मैं पहले ही अपनी गुड़िया के लिए ख़रीद कर ले आया हूँ और इसके साथ बहुत सारे कपड़ों के सूट भी हैं। सच? खुशी से तनाउश का चेहरा खिल उठा था। पाशा ने कहा, हाँ, और एक नया मोबाइल फ़ोन भी ख़रीदा है। पता है इसमें कौन सी वीडियो भर आई है? कौन सी भैया? उसने इश्तियाक से पूछा। लौंग इलायची वाले गाने की वीडियो, ताकि मेरी गुड़िया को वादा पूरा करने में आसानी रहे। तमाम ने ज़ोरदार कहकहा लगाया और तनाउश, भैया मैं आपसे बात नहीं करती, कहते हुए कमरे की तरफ भाग गई। कहानी यहाँ ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। देखा आप लोगों ने, एक नमाजी लड़की ने अपने इखलाक, अपने सच और अपने खुलूस के साथ किस तरह से एक बड़े गैंगस्टर को एक सच्चा पक्का मुसलमान, सच्चा पक्का नमाजी बना दिया। उसे बुराई के रास्ते से हटाकर अच्छाई की तरफ ले गई। प्यार और मोहब्बत और खुलूस के साथ किसी को भी जीता जा सकता है, ये इस कहानी ने सिखा दिया। और बहुत सी अच्छी कहानियाँ मैं आपके लिए बहुत जल्दी ले आऊँगी। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और अगर कहानियाँ पसंद आती है तो उसे शेयर करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।